प्रिय साथियों, आज संविधान चर्चा भाग 4 में मूल रूप से बेरोजगारी की समस्या पर हम चर्चा करना चाहते हैं और इस बात को स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि काम का बंटवारा क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हमको रोजगार क्यों चाहिए और रोजगार नहीं होने से अगर सरकार किसी अन्य माध्यम से आपका भोजन पानी की व्यवस्था कर देता है, आवश्यकताओं की आपूर्ति कर देता है, तो क्या उसकी तुलना रोजगार के साथ किया जा सकता है? इस विषय को लेकर चर्चा का मन इसलिए बना कि अभी 2-3 दिन पहले ही बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ और हम इसको कह सकते हैं कि बिहार के धरती पर शहरी क्षेत्र में कम से कम ऐसा कोई जगह नहीं था जहां पर कि बेरोजगार युवा एग्जाम के लिए भटक नहीं रहे हों। किसी को होटल नहीं मिल रहा है, कोई सड़क पर सोने के लिए बाध्य है, स्टेशन आजकल प्राइवेट हो गया है, निजी हाथों में है, तो वहां पर रुकना भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। हालत बहुत गंभीर है। सीट एक होता है तो 1 लाख लोग उसको भर रहे हैं। तो अब मसला ये है कि रोजगार क्या सबको दिया जा सकता है। सरकार भी कहती है कि हम सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं। बात भी सही है कि आप सबको रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन कभी जब जुमला फेंकना होता है तो हम ये कहने से नहीं चूकते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन अव्यावहारिक बात विचार का यह मंच नहीं है। इस मंच पर हम अपनी आवश्यकता, सरकारी व्यवस्था और आगे के रास्ते पर विचार विमर्श करने का प्रयास करेंगे। सरकार कई स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जिसमें मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम, जो गारंटी अधिनियम है, उसको भी हम ले सकते हैं। लेकिन और भी विभिन्न रास्ते हैं, जैसे टोला सहायक है, शिक्षा मित्र है, पीआरएस हैं, रोजगार सेवक जिसको हम लोग बोलते हैं, आवास सहायक है, और भी बहुत पद सृजित किया है सरकार ने, जो रोजगार देने के दृष्टिकोण से किया है, ऐसा हम लोगों को लगता है। लेकिन ये जो रोजगार जिनका नाम हमने लिया है, इसमें जितना पैसा देती है सरकार, उससे सम्मान के साथ जीने का कल्पना नहीं किया जा सकता है। हालांकि जिन पदों का मैं नाम लिया हूं, इनके विषय में लोगों का बहुत निगेटिव सोच है। निगेटिव सोच को हम अभी चर्चा का केंद्र में नहीं लाते हैं। हम केवल ये देखते हैं कि रोजगार हमको अधिक से अधिक कैसे मिले और रोजगार ऐसा हो जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, जो हमें मान सम्मान के साथ जीने की गारंटी दे सके, हमारा परिवार का सामाजिक
सभी तरह के जो आवश्यकता है, आवश्यक अपेक्षाएं हैं, उसकी हम पूर्ति कर सकें। अभी सरकार जितने भी तरीके से रोजगार दे रही है, हम आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया गया है, जिसमें दो तरह के रोजगार हैं। एक अत्यधिक जिसका तनख्वाह है, एक उसके बाद जो दूसरा वर्ग आता है उसका 5,000 6,000 में 150 लोगों को रख करके वो लोग काम तमाम कर देते हैं। तो एक खास वर्ग को बहुत ज़्यादा तनख्वाह दे करके निजी कंपनी रख ले रही है, और बाकी जो मजदूर हैं, जिसको समझिए कि कलम के मजदूर हैं, उनको ये लोग मुश्किल से 200-300 रुपया रोज भी नहीं देते हैं। तो इसका मूल समस्या क्या है? सबसे पहले जो सरकार कहती है कि हम सबको रोजगार नहीं दे सकते, और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस सत्य को नकार सकता हो। सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता है। उसका कारण भी है, अगर हम एक तरह से थोड़ा सांख्यिकी पर अगर विचार करें तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि हमारे पास में 20% बच्चे हैं और 20% बुजुर्ग हैं। और ऐसे भी सरकार का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से अभी भारत में 75% 40 साल से नीचे आयु वर्ग के युवा हैं। इनको युवा कहने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होगा। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यूथ हों जिनको काम की ज़रूरत हो, और ऐसे में काम सबको देना, क्योंकि काम देना इसलिए ज़रूरी है कि लोग सम्मान के साथ जी सकें, अपने घर परिवार बच्चों के साथ जी सकें, तो ये एक असंभव लगता है। और ये असंभव सोच इसलिए आता है क्योंकि हम ये सोच लिए हैं कि 8 घंटा काम करना ही जरूरी है। हम लोग धन संपत्ति की बंटवारा कर लेते हैं घर परिवार में, लेकिन और हमको लगता है कि घर परिवार में हम लोग काम का भी बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन जब ये बात राष्ट्रीय स्तर पर आता है तो हमको असंभव लगता है कि काम का बंटवारा नहीं हो सकता। हमको ये मानना होगा कि अगर हमारे देश में एक तरह के स्किल वाले लोग की संख्या अगर 10 करोड़ है और 12-13 घंटा हम जानबूझ करके कह रहे हैं क्योंकि कई लोगों को लगता होगा कि 8 घंटा काम संविधान के स्तर पर कहा गया है, तो आपको हम साफ कर दें कि अब यह समय सीमा समाप्त कर दिया गया है। और आप देख रहे होंगे कि अभी जितने व्यक्ति को काम मिला है, जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, कहीं पर भी हो, 24 घंटा रोजगार सिंड्रोम में जी रहे हैं। सबको यह लगता है कि काम के लिए 4 आदमी है और काम आवंटित 40 आदमी का है। उनके पास अपने घर परिवार बच्चे के लिए समय नहीं, माँ बीमार है देखने नहीं जा सकते, बच्चा को एग्जाम देना है उनके साथ नहीं जा सकते, बच्चे के साथ 2 मिनट समय व्यतीत नहीं कर सकते हैं। ऐसे हालत में जो रोजगार कर रहा है वो उसके पास समय नहीं, और जो रोजगार नहीं कर रहा है उसके पास समय इतना है कि समय कहाँ हम गुजारें। घर इस डर से नहीं जाता है कि कहीं पिताजी पूछ नहीं ले कि भाई रोजगार का कुछ तो सोचो,
कैसे ज़िंदगी आगे चलेगा, शादी विवाह करना है, अगर शादी विवाह हो गया है तो बाल बच्चे हैं, उसका लालन पोषण पालन करना है। इन सवालों के डर से कई लोग घर नहीं जाते हैं। जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त हम ये महसूस किए थे कि कई ऐसे हमारे मित्र थे जो तैयारी में लगे हुए थे और पर्व त्यौहार में इसलिए नहीं जाते थे कि जाएंगे तो गांव घर के लोग पूछेंगे कि तुम तो कंपटीशन का इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, क्या हुआ है। ये सवाल इतना भयानक है उनके लिए कि वो इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं। रोजगार की संख्या सीमित है, जिनको काम है उनके पास समय नहीं है, परिवार के लिए भी समय नहीं। हमको ये सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा कि आखिर हम काम क्यों कर रहे हैं, पैसा क्यों कमा रहे हैं। और जब हमारे पास में एक काम करने के लायक 4 आदमी हैं तो हम 4 आदमी के बीच काम क्यों नहीं बांट सकते। काम जनरेट नहीं हो सकता है, रोजगार जनरेट नहीं हो सकता है, लेकिन काम की बंटवारा हम कर सकते हैं। काम बंटवारा करने से यह फायदा होगा कि आप सोचिए ना, जो आदमी 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा काम कर रहा है, 8 घंटा तो भूल जाइए, 8 घंटा केवल नंबर है, लेकिन 8 घंटा कोई काम होता नहीं है। और आप अपने घर परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं हम उस काम को 2 घंटा में बांट लें, वर्क फ्रॉम होम कर लें, ऐसा कुछ हम तरकीब निकालें कि आदमी के पास में जीवन यापन के लिए जो जरूरी आवश्यकता है उतना उसको सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा काम करके ही पूरा हो जाए। बाकी समय दोस्तों में रहे, बाकी समय परिवार में रहे, बाकी समय बच्चे में रहे। आप एक बात नोट कर लीजिए कि राष्ट्र निर्माण का सिर्फ एक मतलब है कि आप जो राष्ट्र को भावी नागरिक देने जा रहे हैं वह कितना सक्षम है। अगर किसी बच्चे को उसका पिता का साथ नहीं मिलता है, उसका माता का साथ नहीं मिलता है, उसका परिवार का साथ नहीं मिलता है, तो वह अधूरा नागरिक बनेगा। उसका मेंटल एबिलिटी वो नहीं होगा जो एक सहज बच्चे में होनी चाहिए। हर दृष्टिकोण से विचार कीजिए। मैं युवा साथियों को ललकारता हूं कि आप इस बात को अध्ययन कीजिए कि हमारा जो आज के का व्यवस्था है वो कितने लोगों को रोजगार देने में सक्षम है। ये बहुत कठिन सवाल नहीं है। हमको पता है कि हम मुश्किल से अगर बहुत उदार होकर के कंपनियां नौकरी दे, बहुत उदार होकर के सरकार नौकरी दे, काम दे, तो मुश्किल से 10 करोड़ लोगों को भी हम इंगेज नहीं कर सकेंगे। हमारे पास में वर्किंग फोर्स आज के डेट में 50 करोड़ से ऊपर है। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। शिक्षक का सीट खाली है और मजा देखिए, हजारों बेरोजगार ग्रेजुएट सड़क पर घूम रहे हैं। हम किसी काम के लिए आवेदन ब्लॉक में लगाए हैं, आदमी के अभाव में वहां पर काम देर से हो रहा है, लेकिन उस पद के लायक काम करने वाले हजारों युवा सड़क पर भटक रहे हैं। कोई कुर्सी पर बैठ बैठकर कमर दर्द ले लिया है, कंप्यूटर में देख देख करके आंख खराब कर लिया है, और कोई है कि वह बाहर से सपनों में देखता है कि काश हम भी आरटीपीएस के कंप्यूटर के सामने बैठ पाते। तो हमको इसमें सामंजस्य बैठाना होगा। और आप एक बात नोट कर लीजिए कि अगर आपकी सोच विकासवादी है तो आने वाले समय में नौकरियां और घटेगी, क्योंकि आपकी जगह काम करने के लिए नई नई मशीनें आ रही हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा कहता है कि मशीन
को अवॉइड करो, मशीन नहीं चाहिए। समाजवादी विचारधारा भी लगभग यही मानता है। पूंजीवादी कहता है कि नहीं है, जिसमें कम पैसा लगेगा हम वही करेंगे। लेकिन हमारे युवाओं को क्या सोचना चाहिए? क्या हम विकास के खिलाफ हो जाएं? क्या हम यह शर्त मान लें कि जो व्यक्ति 16 घंटे तक खटेगा उसी को खाना देंगे? जबकि हमको पता है कि अगर आधुनिक तकनीक का उपयोग हम करेंगे खेत में, तो आज जितनी जनसंख्या है हमारे पास में, उसका 3 गुना लोगों को हम खिला सकते हैं। समस्या भोजन नहीं है, समस्या अनाज नहीं है, समस्या बंटवारा का सोच है कि अगर हम काम का बंटवारा अगर नहीं करना चाहते हैं तो विकास हमको अपना दुश्मन लगेगा। जबकि हम जानते हैं कि मशीन हमारे लिए काम कर रहा है, हमारी जगह पर काम कर रहा है। मशीन काम करेगा तो उससे जो घंटा बचेगा हम उसको अपने परिवार को दे पाएंगे। लेकिन यहां विषय क्या है, यहां सवाल क्या है कि मशीन काम करेगा, आपको काम से हटा देगा और आप कल से भूखे मरने लगिएगा। विकास का दुश्मन हम यहां हो जाते हैं। अगर हमको ये पता हो कि हमारा काम अपने जगह पर अस्थाई है, हमारा काम को कोई नुकसान नहीं हो रहा, मशीन आ रहा है, तो हम उसका उत्सव मनाएंगे कि चलिए एक हैंड हमको मिल गया जो हमको मदद करेगा। उससे हमारे जीवन को कोई खतरा नहीं है, हम और अध्ययन कर सकेंगे। और आप ये जानते हैं कि सेवा के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं, वहां पर आप एक आदमी पर 1 करोड़ आदमी को उसकी सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसकी जरूरतों को पूरा करने की बात होगी तो आप मुश्किल से, वह आदमी खुद सक्षम है, अकेला सक्षम है, 2-4 आदमी से ज्यादा नहीं लगा सकते। प्रोडक्शन वर्क अगर उसके जरूरतों के हिसाब से अगर हम करेंगे तो हम नहीं लगा सकते। सोचने की जरूरत है। हम काम मांगे तो मुझे लगता है कि धन संपत्ति से ज्यादा जरूरी है काम के बंटवारे की मांग करना। काम का बंटवारा नहीं कीजिएगा तो आपका पड़ोसी जो आपसे तेज होगा वह आपको दुश्मन होगा। विकास जो की संभावनाएं जो आपके वैज्ञानिक मित्र आपके सामने रखेंगे कि भैया देखो हम ये बना रहे हैं, इससे वह हजारों आदमी का काम कर पाएगा, तो लगेगा कि वह दोस्त आपका दुश्मन है। दोस्त दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारी व्यवस्था है। यही तो हम कहना चाहते हैं कि दुश्मन हमारी व्यवस्था है जो हमको जीने का सुखद माहौल नहीं देना चाहता। इसी को दूसरे भाग में भी ले जाएंगे। वीडियो बहुत लंबा करने का विचार नहीं है, लेकिन एक विचारार्थ सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं। वह यह है कि क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि जब हम रोजगार की जगह काम का बंटवारा का मांग करें? यह सवाल आपके सामने विचारार्थ में छोड़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं पूर्व की तरह इस वीडियो को भी आपका सहयोग मिलेगा। इसको आप अधिक से अधिक साथियों में शेयर करेंगे, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम अपनी ज़रूरतों को संविधान के दायरे में चर्चा करके एक नई सोच, नया संगठन, नया विचार हम बना पाएँ। सरकार को भी लगे कि अगर कुछ हम नया देने जा रहे हैं तो लोकतांत्रिक सोच और व्यवस्था में उसकी चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। इतना ही कह करके आज के वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।